नमस्ते साथियों, आज का अपना 9वां क्लास है निम्मी एमसीक्यू सीरीज जो वेल्डर ट्रेड से जो चल रही थी अपनी। ठीक है, आज का 9वें क्लास का पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन 9वें क्लास का ये है, दिए गए चित्र में आपको क्या दोष लगता है। ठीक है, जो डायग्राम दिया गया है आप लोगों को दिखाया जा रहा है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा दोष, क्या आप लोगों को कमी इसमें आने की नज़र आ रही है। ठीक है, तो क्या ये आप देखो, ये जो इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे देखो, ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये जॉब प्रेस पे यहाँ पे जो क्या हो रहा है, ये पीछे की ओर आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक दोष है। क्या, कौन सा दोष है? आर्क का जब झटका लगता है ना, जब हमारा, तो ये ऐसी दोष उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या है ये, आर्क का झटका लगने में ऐसी दोष उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी ज्वाइंट फ्लेम समूह के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, कौन सी ज्वाइंट फ्लेम के फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिलेट क्या होता है, ज्वाइंट क्या होता है? देखो, अभी आप लोग इतना प्रैक्टिकल किए होंगे तो आप लोगों को ज्वाइंट प्रकार पता होगा। ठीक है, टी ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, एड ज्वाइंट, ऐसे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ज्वाइंट में कवरेट अंडर फिलेट ग्रुप आते हैं। ठीक है, कवरेट मतलब क्या होता है कि जो पूरी तरह से कवर होता है। ठीक है, तो कौन से आते हैं आप लोगों को मैं डायग्राम के माध्यम से बताता हूं। ठीक है, ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये हमारा एक ज्वाइंट हो गया। ठीक है, लैप ज्वाइंट। इसमें क्या हो रहा है, एक यहां वेल्डिंग हो रहा है, एक यहां हो रहा है, एक ये यहां भी हो रहा है, एक यहां हो रहा है। क्या हो रहा है, ये चारों दिशाओं से, चारों तरफ से क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, देखो यहां पे भी वैसी है, टी ज्वाइंट हो गया, लैप ज्वाइंट हो गया, ये कॉर्नर ज्वाइंट हो गया। ठीक है, ये जो है हमारा क्या हो रहा है, चारों दिशाओं से कवर हो रहा है। तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? देखो, ज्वाइंट आप लोग किए होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि हमने किस किस दिशा में यानी कि और कहां कहां वेल्डिंग किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, टी ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, एड ज्वाइंट। ठीक है, आप लोगों को चारों डायग्राम मैंने दिखा दिया है यहाँ पे, लैप ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, सभी आपको चारों डायग्राम दिखा दिया और कहां कहां से वेल्ड हुआ है। ठीक है, ये पूरी तरह से कवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि रूट की लंबाई प्लेट की मोटाई से 1/6 कम हो तो क्या होगा? ठीक है, अभी ऑप्शन देखो, विकृति की अधिक संभावना, मोर चांसेस ऑफ डिस्ट्रिब्यूशन, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अधिक पेनिट्रेशन, आप लोगों को ये पेनिट्रेशन वर्ड के बारे में मैं पहले दूसरी वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, आप लोग वहां से देखते आ रहे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये भी नहीं है हमारा। ब्लो होल पोरोसिटी जैसे दोष, देखो ब्लो होल कब होगा, जब हम इलेक्ट्रोड को बंद करते हैं, चालू करते हैं, तब यानी कि लास्ट मोमेंट में होता है। ठीक है, वैसे भी नहीं होगा। बेस मेटल ज्वाइंट के तल तक फ्यूज नहीं होता। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि रूट गैप की लंबाई प्लेट की 1/6 कम हो तो, मतलब जो हमारा रूट गैप है, ठीक है, उस माध्यम से यानी कि जो उसकी गैप में कम ज्यादा हो तो वो हमारा वेल्डिंग परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो बेस मेटल के ज्वाइंट तक फ्यूजन नहीं पहुंचता, जो हमारा इलेक्ट्रोड का जो वेल्डिंग होती है वो लास्ट तक हमें नहीं पहुंच पाती है, वो हमारा कमी है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, डी, ऑप्शन क्या होगा, डी सही आंसर। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? ठीक है, अभी आप लोगों को ने देखा ही होगा, पिछले जो आप लोग क्लास देखे होंगे 8 नंबर का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, मैं आप लोगों को पूरा समझाया था। ठीक है, तो किस में होगी, शॉर्ट आर्क, लघु आर्क की लंबाई। ये डबल क्वेश्चन आ गया है लगे तो, लेकिन ये हमारा प्लस पॉइंट है, अगर डबल क्वेश्चन पेपर में भी आता है तो हमारा प्लस पॉइंट है। ठीक है, आप लोग को फिर से याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये लघु आर्क, शॉर्ट आर्क और लॉन्ग आर्क होता क्या है, देखो ये शॉर्ट आर्क है। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग आर्क, जहां देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे से इलेक्ट्रोड शुरू हो रहा है और ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, ये हमारा परफेक्ट वेल्डिंग होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इतना ऊपर है और वेल्ड यहाँ करना है, तो ये हमारा वेल्डिंग परफेक्टली नहीं होगा, ये हमारा सही वेल्डिंग होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, लघु आर्क और शॉर्ट आर्क होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर आप लोग बता दिया इसका, शॉर्ट आर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी
स्पैटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाता है? जो स्पैटर होता है आप लोग देखे होंगे, बारीक बारीक जो चिंगारियाँ उड़ती है और हमारे हमारे जॉब में अगल बगल में चिपक जाता है, ठीक है। तो उसको यानी कम करने के लिए कौन सी फ्लेम या फ्लेम बोल रहा है गैस, सॉरी, आर्क का कौन सा यानी कि ये करना चाहिए, ठीक है। तो अभी आते हैं यहाँ पे, देखो ये है स्पाइटर। आप लोगों को मैंने एक प्लेट को वेल्डिंग करके स्पाइटर उड़ा के आप लोगों के लिए बढ़िया फोटो निकाल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये है स्पाइटर, ये जो बारीक बारीक दिख रहा है जो राउंड कर रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं स्पाइटर, ठीक है। ये क्या होता है, ये कहीं से आता नहीं है। जो चिंगारियाँ जो निकलती है और वो ज़्यादातर निकलती है कब, वो आपको लोग बताता हूँ, ठीक है। और कम भी कब निकलती है, जब हम इलेक्ट्रोड का जो ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ से समझ में आएगा। आर्क, लंबी आर्क की लंबाई, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। कब कम होगा, इससे हमारा ज़्यादा निकलता है। लंबी जब आर्क की होती है तो क्या होता है, आप लोगों को दिखाया होगा लॉन्ग और शॉर्टर। तो क्या होगा, जब फ्लेम ऊपर रहेगा तो क्या होगा, चिंगारियाँ ज़्यादा फैलेगी। कम रहेगा तो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो हमारा कब कम होगा, सबसे कम नॉर्मल आर्क जब होता है ना, तो उसमें हमारा स्पाइटर बहुत कम निकलता है। तो स्पाइटर आप लोगों को ध्यान में रखना है। स्पाइटर किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो है इसको निकाला कैसे जाता है, चिपिंग हैमर के सहायता से निकाला जाता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या है, नॉर्मल आर्क। ये क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है नॉर्मल आर्क की लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है, ठीक है। जो डीसी वेल्डिंग होती है ट्रांसफार्मर हमारे 2-3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ठीक है। एसी भी होता है, डीसी भी होता है, एयर कूल भी होता है, ऑयल कूल भी होता है, ऐसे करके हमारे कई ट्रांसफार्मर। तो डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या होता है, ठीक है। अब जो गलत ध्रुवता मतलब क्या होता है, जो पोलरिटी जो होती है उसको हम यानी कि उल्टा करेंगे, सीधा करेंगे, वो हमारी ध्रुवता होती है, ठीक है। तो उसमें गलत पोलरिटी में क्या होगा, कौन सी कमी उत्पन्न होगी, अतिरिक्त स्पैटर और खराब पेनिट्रेशन। अतिरिक्त स्पैटर और खराब पेनिट्रेशन मतलब जो स्पाइटर है क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा, और खराब पेनिट्रेशन मतलब जो हमारा वेल्डिंग जो होगा वो परफेक्टली यानी नहीं होगा, वो खराब होगा, ठीक है। ये आपको लोगों का सही आंसर क्या है इसका, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो है ना, यही है, फिर से मैं आप लोग दिखा दिया, ये जो पेनिट्रेशन है ये स्पाइटर है, ठीक है, अतिरिक्त निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप वेल्ड के अंत में बने डिप्रेशन का नाम कैसे देते हैं, ठीक है। जो वेल्ड का जो लास्ट वेल्ड होता है, ठीक है, जैसे आपके अब डायग्राम दिखाता हूँ। ये जो नाम जो वेल्डिंग करते आ रहे, इस इधर से हम वेल्डिंग करते आ रहे, ठीक है, इधर से हम वेल्डिंग करते 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 ये लास्ट तक हम आए। जो हमारा जो लास्ट वेल्डिंग जो खत्म होता है तो ये ऐसे आने के कुछ क्रैक आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको यानी कि पूछ रहा है कि ये हमारे क्वेश्चन पूछ रहा था कि उसको आप कौन से नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन से नाम से जानते हैं हम उसको क्रैटर, किसके नाम से जानते हैं, क्रैटर, ठीक है। क्रैक नहीं बोलना। देखो क्रैक क्या होता है, जब हम वेल्डिंग कोई किए हैं, गरम गरम वेल्डिंग है, उसमें क्रैक आया है। जैसे कोई बच्चा क्या करता है, वो करता है वर्कशॉप में काम करता है, जब हम आईटीएम सीखते हैं तो क्या करते हैं इंस्ट्रक्टर जब जॉब मांगता है तो हम क्या करते हैं, तत्काल में वेल्डिंग मारते हैं फटाफट, उसको हम क्या करते हैं पानी के बकेट में डुबा के तुरंत हम निकाल देते हैं कि ठंडा हो गया जल्दी से। तो वैसे कंडीशन में अगर तुरंत का तुरंत हम उसको पानी में डालते तो उसमें आता है क्रैक, ठीक है। कोई भी वस्तु देखो कांच का भी है तो उसमें अगर ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा डालोगे तो फूट जाता है। वैसे ही वेल्डिंग भी है, हम मेटल को क्या करते हैं, अगर तुरंत करते तो क्या रहता है, पूरा लाल होकर रहता है, पिघला हुआ भाग जैसा रहता है, उसको हम तुरंत ठंडा करें तो उसमें आता है क्रैक, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा क्रेटर है, ठीक है। ये क्या है, क्रेटर। जब हम वेल्डिंग खत्म करते हैं तो ऐसी दोष उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं क्रेटर क्रैक्स। देखो ऊपर में आप लोगों को लिए मैं लिख के भी डाल दिया हूं, क्रेटर क्रैक्स, ठीक है। आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर क्या है, बी, ठीक है। पिन होल नहीं है, ब्लो होल भी नहीं है, क्रैक भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव होगा, ठीक है। ये जो दिखाया जा रहा है आप लोगों को डायग्राम, इसमें यानी कि क्या प्रभाव होगा चुंबकीय क्षेत्र में। इसका सही आंसर देखो आप लोग ध्यान में रखना है, आर्क इसके मूल पथ से भटक जाता है, ठीक है। जो नीचे वाला जो डायग्राम दिखाया जा रहा है, ये जो आप लोग दिखाया जा रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव होगा जब हम ये करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, आते हैं, चुंबकीय मैग्नेट लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है प्रभाव। एक ये मैग्नेट है दिख रहा है ये नीचे में, और ये इसको
एफ डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इसमें क्या होगा, वेल्ड जो है वो क्या होगा, डायरेक्शन भटक जाएगा। अगर हम मैग्नेट लगा देते हैं ऊपर में ये रखते हैं, तो इलेक्ट्रोड भी क्या है, लोहे का चीज़ है, तो क्या होगा, मैग्नेट अपने तरफ खींचेगा, तो उससे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोड आगे पीछे होगा, तो वो क्या करेगा, मूल पथ से जो अपना जहां हमें वेल्डिंग करना वहां से क्या होगा, भटक जाएगा। ये हमारा सही आंसर, समझ गए आप लोग अभी, ठीक है। इसका नेक्स्ट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्क वेल्डिंग में उपकरण को एसी से डीसी बदलने पर कौन सा दोष होगा, ठीक है। अगर हम आर्क वेल्डिंग जो करते हैं, जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसको एसी से डीसी में हम रूपांतरण करते हैं, तो क्या होगा, आर्क ब्लो होता है। उसमें क्या होता है, आर्क ब्लो, ठीक है। आर्क ब्लो होता क्या है, अभी देखो ये जो आर्क ये इलेक्ट्रोड हो गया हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, आप लोग ध्यान में देखो, ये इलेक्ट्रोड हो गया, और ये जो फ्लेम है, ये देखो यहाँ जो है क्या हो गया, ये इधर की दिशा की मुड़ गया है, ठीक है। ये हमारा सही डायरेक्शन में नहीं आएगा, कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा, इसको कहते हैं आर्क ब्लो, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं हम लोग, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आंसर क्या है, डायग्राम के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं आर्क ब्लो। नेक्स्ट, इसका आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चाप वेल्डिंग में 3.15 mm व्यास एमएस इलेक्ट्रोड के लिए करंट सीमा क्या है। देखो 3.15 mm इलेक्ट्रोड के लिए करंट कौन सा हमें सेट करना है, ठीक है। जैसे हम वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए हम काम पे लिए जाते हैं, तो 2.5 मैंने इलेक्ट्रोड के साइज बताया आप लोगों को, 2.5, 3.15, 4 mm, 5 mm, ऐसे करके हमारे जिस प्लेट की साइज के अनुसार हमें वेल्ड करना होता है, उसके अनुसार हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोड की ये भी उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है 3.15 mm व्यास एमएस इलेक्ट्रोड जो है मेटल का, वो इलेक्ट्रोड के लिए कितना एम्पियर करंट हम सेट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी तक कहने किए भी होंगे, तो आप लोग ध्यान में होगा 100 से 110 एम्पियर हमें सेट करना पड़ता है 3.15 के लिए, ठीक है। अब ये देखो आप लोगों के लिए एक छोटा सा डायग्राम भी बना दिया गया। 2.5 के लिए कितना करना है, 60 से 95, ठीक है, 60 से 95 एम्पियर आप लोगों को सेट करना है। 3.2 के लिए कितना करना है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, लेकिन चलेगा, ठीक है। कम ज़्यादा 300 110 आ गया ना, चलेगा, ये थोड़ा सा कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। इसमें 5-10 कम ज़्यादा चलता है, ठीक है। 4 mm के लिए इतना, 5 mm के लिए इतना, आप लोगों के लिए एक डायग्राम बना के दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है, ठीक है। अब ये खारिज इलेक्ट्रोड होता क्या है, ये देखो, ये खारिज इलेक्ट्रोड, ठीक है। आप लोगों को इलेक्ट्रोड के बारे में पूरा इसमें बताया गया है, ठीक है। ये खारिज इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसमें होता क्या है, स्टॉप इंड, क्या होता है, सी है इसका आंसर है, स्टॉप इंड। अब ये स्टॉप इंड होता कहाँ, ये देखो, ये है स्टॉप इंड, इसको बोलते हैं स्टॉप इंड, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड के अंदर के भाग का, बाहरी भाग का पूरा डायग्राम दिखाया गया है। आप लोगों को इलेक्ट्रोड आप लोग देखेंगे, इंस्ट्रक्टर से ज़्यादातर जानकारी आप लोग ले सकते हो, वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है, स्टॉप इंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइल्ड स्टील पाइप के कितने समूह होते हैं, ठीक है। माइल्ड स्टील का जो पाइप होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, माइल्ड स्टील के जो पाइप होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी इसका माइल्ड स्टील के पाइप पे देखो, एक होता है वेलेट, एक होता है स्मिलेसिस, ठीक है। ये जो स्टील देखो, अभी यहाँ पे डायग्राम के अनुसार नहीं समझेगा आप लोगों को, जब किसी हार्डवेयर की दुकान पर जाओगे तो वो आप लोगों को ये नाम जब पूछोगे तो कितने वो आप लोगों को दिखा देंगे, उस वहाँ से आप लोगों को अच्छी से पहचान आ जाएगी, ठीक है। तो आपने को केवल इतना याद रखना है, ये क्वेश्चन के हिसाब से अपने को 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, कोई पाइप को हम यानी कि कैसे जांचते हैं, ठीक है। देखो पाइप जब आप लोग खरीदने जाते होंगे तो आप लोगों को साइज पूछता है, ठीक है। तो आंतरिक जो डायमीटर है, जिसको उसके जो भाग है, अंदर का जो भाग है, वो हमारा क्या होता है, पाइप का एक साइज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो पाइप की थिकनेस होती है, कोई पाइप पतला होता है, कोई पाइप जाड़ा होता है। जो हम यानी कि जाड़ा पाइप रहेगा तो उसके वो भी एक हमारा क्या होता है, पाइप को
को जांचने की ये होती है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, केवल डायमीटर द्वारा नहीं, केवल लंबाई द्वारा। लंबाई तो हम कितना भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा हमारे उपयोग के अनुसार है। केवल बाहरी डायमीटर द्वारा नहीं, बाहरी डायमीटर द्वारा भी नहीं। हमारा सही आंसर क्या होगा पाइप के लिए, डी आंसर जो है, आउटर डाई एंड इनर डाई, ठीक है, और प्लस लेंथ, ये तीनों आएगा। बाहरी डायमीटर जो हमारा जो बाहर का जो डायमीटर है वो भी हमारा उपयोग में आएगा। इनर डायमीटर मतलब जो अंदर का जो भाग है हमारा, जो गहराई है उसकी, वो भी, प्लस लंबाई, ठीक है। ये तीनों पाइप के साइज का ये भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अभी आप लोगों को डायमीटर, अभी तीनों भाग को मैं समझा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन जाएंगे बाद में। यहाँ पे आ गए, ये देखो ये जो भाग है क्या, ये अंदर का भाग है, क्या ये अंदर का भाग है। ये हमारा क्या है, ये जो हमारा क्या है, बाहरी भाग है। ये जो हमारा जो क्या है, ये देखो आप लोगों को माध्यम से समझा रहा हूँ, ये बाहरी भाग है, ठीक है, ये बाहरी भाग है। और ये जो हमारा क्या है, ये थिकनेस है, ठीक है, ये क्या है हमारा थिकनेस है, ठीक है। ये पाइप को खरीदते समय ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 mm मोटी पाइप वेल्ड की एज को बनाने के लिए बेबल कोण क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी पहले ये डायग्राम देख लो, ठीक है। ये हो गया एज ज्वाइंट, ठीक है, 6 mm की प्लेट की एज ज्वाइंट, ठीक है। इसको बोलते हैं एज ज्वाइंट। ज्वाइंट का आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है कि कौन सी ज्वाइंट कैसी होती है। ज्वाइंट का डायग्राम आप लोगों को हरदम पूछेगा, आगे भी चल के, अभी पेपर में भी, ठीक है। ये होता है एज ज्वाइंट। हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं यहाँ पे हम इसको वेल्डिंग करते हैं, ऐसे जो रन होता है इसको हम वेल्डिंग की एज ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। 6 mm मोटी पाइप वेल्ड की एज ज्वाइंट बनाने के लिए बेबल कोण क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को फ्लाइट के माध्यम से समझाया, पाइप का डायग्राम मेरे पास नहीं था इसलिए, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसमें जो पाइप जो होता है तो उसकी डायमीटर को कोण के लिए तो हमें 30 से 35, क्या ध्यान रखना है आपको, 30 से 35 डिग्री के कोण के माध्यम से वेल्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा आप लोगों के लिए अगले क्लास में देखेंगे। आप लोगों को आज के लिए हम इतना ही रोकेंगे, ठीक है। आप लोगों का एक काम है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करना है, प्लस शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए नया कोई भी क्लास का वीडियो लेके आऊँगा तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप लोग यानी कि सबसे पहले मेरा वीडियो देख लेंगे और आप लोगों को सभी जानकारियाँ मिलेगा, ठीक है। आज के लिए हम इतने पे रोकते हैं। धन्यवाद।